कि सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत का भी उसी समय हुआ जिस समय में गुरु अतिचार्य थे, कि जैसे ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स चेंज होंगी तो जो सुपर पावर है वो एक शिफ्ट लेगा। यूएस डेफिनेटली यस। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस के लिए मामला खराब होने वाला है। शिफ्ट ऑफ पावर तो बता ही रहा है। तो क्या वो शिफ्ट ऑफ पावर इंडिया के लिए हो सकती है अच्छी? कि डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेप्स ले रहे हैं, अभी आप बहुत ज्यादा करेंसी का फ्लक्चुएशन देखोगे मार्च 2026 तक। यहां पर आप देखोगे कि जून के बाद जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं, इस समय में महायुद्ध होना 100% है। ये लास्ट 6 years हैं व्हेन इंडिया कैन बी दी सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड। इसमें जो अभी स्थिति चल रही है पश्चिम बंगाल की, वहां पे कुछ चेंज होगा? इस बार उनका जीतना मुश्किल है साहब। सिंपल और सीधी लाइन। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से वापस आया आपके पास एक बहुत बढ़िया पॉडकास्ट लेकर। आज फिर से बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की, बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की और बात करेंगे वास्तु की, बात करेंगे आपके भविष्य की और बात करेंगे भविष्यवाणियों की। हमारे साथ आज जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है अभय खन्ना। वेलकम करता हूं सर आपका। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मोहित जी, आप सुनाए कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आशीर्वाद है। आप जैसे लोग मिलते रहते हैं, आशीर्वाद बनता रहता है, अच्छा लगता रहता है। मोहित जी, मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, हर किसी को खुश रहना चाहिए, अच्छा ऑरा दो, वही रिफ्लेक्ट होगा, वैसा ही लेके जाओ। सत्य है। आप एक बात बताइए अभय जी, आज के टाइम पे जो परिवेश है, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से, अलग अलग चैनल से, इंस्टाग्राम से पहुंचाई जा रही हैं, उसमें कितनी वैलिडिटी है और उनमें और आप में एक बड़ा डिफरेंस क्या है? सो मोहित जी देखिए, हर कोई अपने आप को बेहतर बोलता है, हर कोई अपने आप को बेस्ट बोलता है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि जिस माध्यम से इवन हम भी जो नॉलेज को प्रदान कर रहे हैं या ग्रैब कर रहे हैं वो राहु डोमिनेटेड है। सो इसका मतलब क्या है कि राहु डोमिनेटेड मतलब ज़रूरी नहीं कि जो दिखाया जा रहा है उसमें कितनी ज़्यादा रियलिटी छुपी है उस इंसान के प्रति। तो सबसे पहले ना हमें जानने के बाद उसकी रिसर्च जरूर करनी चाहिए। किसी एजम्पशन पे पहुंच के उसको सीधा अप्लाई नहीं कर देना एक बार सुनते ही। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की है या साइंस की है या कोई आपकी मेडिकल साइंस की है, तो आपने सुना, सीधा अपने पे अप्लाई मत करो, उसकी पहले डेप्थ तक जाओ। ये हर किसी विषय के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये मीडियम ही राहु डोमिनेटेड है। और मोहित जी, मेरा ना हमेशा एक लक्ष्य रहता है। मैं ना ऑलरेडी एक एक्सीडेंटल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक ऐसा समय था कि आई वॉज प्रिपेयरिंग अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी। मैं तो केस करने जा रहा था क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसने बिना जुआ खेले सन 2003 में अपने सारे पैसे गंवा दिए थे, और वो भी किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस लेने के बाद। तो मेरा हमेशा एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे अंदर ना। एक वो जो प्रॉस्पेक्ट होता है ना कि भाई एक एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ आना चाहिए, वो ना अपनी ईगो हर्ट कर जाता है अगर उसको किसी चीज़ पे ना बोलना पड़ जाए। तो बेसिकली आप एस्ट्रोलॉजर इसलिए बने ताकि किसी और को ठगा ना जाए और उनको सही नॉलेज देनी चाहिए। मोहित जी देखिए, मेरा तो एक लक्ष्य रहता है कि एटलीस्ट मेरे जो सेंटिमेंट्स ब्रेक हुए और मैं सब्जेक्ट के अगेंस्ट हुआ, और जब मैं इसके अगेंस्ट प्रिपरेशन कर रहा था तो आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो मुझे लगा एस्ट्रोलॉजी तो जीनी चाहिए। इसको तो आप जुनून कह सकते हो, प्यार क्या छोटा वर्ड होगा। तो ये चीज़ कायम रहे, लोग इस पर ट्रस्ट करें, इसको और रिसर्च करें और फाइन ट्यून करें। ऐसी विद्या अगर हम दे सकें तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट व्हाट वी कैन प्रोवाइड। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, मैंने अब तक इससे नहीं पूछी लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को ना धर्म के साथ जोड़ा जाता है। मैंने जितना समझा है एस्ट्रोलॉजी को और जितना मेरी लोगों से बात हुई है, मैं जितना समझ पाऊँ, ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो क्या इसको सिर्फ एक धर्म के साथ जोड़ना सही है? मोहित जी, ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत रेलिवेंट है। एस्ट्रोलॉजी को धर्म के साथ इसलिए ज़्यादा जोड़ा जाता है क्योंकि इसके अंदर जब हम प्लैनेट्स के ऊपर आते हैं और जब हम उसकी रेमेडीज़ देने लगते हैं तो वहाँ पर हम जो होते हैं कई रिलीजियस हो जाते हैं। हम पर्टिकुलर डीटीज़ को पकड़ते हैं जो कि हिंदू धर्म में बताई गई हैं। यहाँ पर आविष्कार होता है केपी साहब का, कृष्ण मूर्ति पद्धति जिसको हम बोलते हैं। केपी साहब ने बात बोली कि जब आप रेमेडीज़ के ऊपर बात करते हैं तो रेमेडीज इज़ टू वर्क ओवर योर सेल्फ रादर दैन डूइंग। आप रात के समय पीपल के पेड़ की जड़ को खोदें, अनार के दाने डालें और आप एक पर्टिकुलर डीटी को चैंट करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो केपी साहब इसके अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि आप पूजा पाठ करें, बिल्कुल करें, बट उसको एक लक्ष्य से कर रहे हैं कि मैं इस चीज़ को, इस प्लैनेट को इंप्रूव कर लूँगा, रादर दैन नव के नव ग्रह आपके अंदर सिचुएटेड है, आप उस पर काम करें। तो ये
पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन के लिए नहीं है, जनहित में जारी है, मानवता के लिए, टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड। इट इज अ सप्लीमेंट विच एवरीवन कैन यूज। आपकी इसी बात पे मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई। मेरे पास एक मेरा स्टूडेंट आया और उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे तो 7th हाउस में जुपिटर है और मुझे ना किसी लाल किताब वाले ने मना किया कि मुझे पूजा पाठ नहीं करनी है, मेरे घर में मंदिर नहीं होना चाहिए और मुझे एस्ट्रोलॉजी तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी है। सर मैं इसमें ना थोड़ा सा आपको रोकता हूँ। 7th ही हाउस की बात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि 4th हाउस में, 7th हाउस में और एक और कोई हाउस है वहाँ पे जुपिटर है, तो अगर उस बंदे ने पूजा पाठ करी वो बर्बाद हो जाएगा। क्या ये सत्य है? तो सब मैं आपको वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी कोई राइटर या ऋषि अपनी कोई थीसिस लिखते हैं तो वो ये समझते हैं कि सामने वाला उतना इंटेलिजेंट है कि वो उसको पढ़ सकता है। अब 5th क्लास के स्टूडेंट को आप फर्स्ट ईयर की बुक दोगे तो वो कहाँ समझ पाएगा। यहाँ पर द राइटर वांट्स टू कन्वे, जब लाल किताब में भी लिखा गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे, जिनका 7th भाव में जुपिटर एक पर्टिकुलर राशि में होता है, ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ के चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पर वो अपना लॉजिक यूज़ नहीं करते हैं। आप मेरी एक बात समझिएगा साहब, ह्यूमैनिटी यानी कि इंसान एकमात्र ऐसा जीव है जिसके पास रीढ़ की हड्डी है और जिसके पास परमात्मा ने अपने समान एक बुद्धि नाम की चीज़ डाली है। कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं कि आप सारे सप्लीमेंट्स को यूज़ करो अलॉन्ग विद योर राइट कर्मास, उसके बाद बैलेंस करके आप मैदान में उतर जाओ। अब यहाँ पर जिनका 7th भाव में गुरु है, अगर उनके घर में पूजा घर होगा या वो मंदिर ज़्यादा जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपने लॉजिक्स को यूज़ नहीं करेंगे। वो कहेंगे हे भगवान बस आप मेरी ना ये वाली इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी कर देना। रूट तक पहुँचे नहीं, गलत जगह पे ट्रस्ट कर लिया, अब पैसे ब्लॉक हो गए, फिर वो दोबारा भगवान पे कंप्लेंट करते हैं हमारा अच्छा होने का क्या हुआ, हम तो रोज़ नित्य नियम आपको सुबह प्रसाद चढ़ाते हैं। कई बच्चे जब एग्ज़ाम्स आने लगते हैं उससे पहले नाक को दूध पिलाना या मंदिरों में दूध चढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। आप परमात्मा को रिश्वत दे रहे हो। सो व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग, ये हमें समझना है। आप अपना रूटीन बनाएं, परमात्मा को पूजें, बट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। तो यहाँ पर 7th हाउस जुपिटर के अंदर वो ट्रस्ट फैक्टर आपकी बुद्धि के ऊपर ना आ जाए, इसीलिए मना किया गया कि बिलीव इन योर सेल्फ। परमात्मा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जब आप जाते हो ना तो आप अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हो, क्योंकि वहाँ पर आप जज नहीं हो रहे हो, तो वहाँ आप सारी अपनी दिल की बात रखते हो। तो ये लोग पर्टिकुलरली दिल की बात रखने के साथ साथ इतना ट्रस्ट कर जाते हैं कि लॉजिक से हट जाते हैं। तो मतलब जो लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें पूरी होने पर कहीं पे जाते हैं या जाकर मन्नतें मांगते हैं कि हाँ हमें ये दो, हम ये करेंगे, क्या वो भी गलत है? बिल्कुल नहीं। सो देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा इस बात पे कि जो हमारी किस्मत बनाते हैं वो हैं ब्रह्मा। जो हमको डेस्टिनी मिली, उस डेस्टिनी में उसका बेस्ट यूज कैसे किया जाए, हाउ टू टेक द बेस्ट व्हाट रिसोर्सेज यू हैव, वो बताते हैं विष्णु। और अगर आपके भाग्य को कोई बदल सकता है तो वो है देवों के देव महादेव। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि त्रिदेव की जो ऊर्जाएं हैं वो अपने अपने हिसाब से काम कर रही हैं। तो मन्नत रखना, मन्नत मांगना या किसी इच्छा को रखना वो बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन वो इच्छा आपकी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, जो कि आपने खुद से ही तय की है, वो नहीं मिलने पे ऑफ ट्रैक हो जाना। आपने बोला मैं 43 दिन आपका पाठ करूंगा और आपने एक अपने आप को एक डेट दे दी कि मेरा इस काम को परमात्मा आप कर देना, और वो काम नहीं हुआ, अब आप हट गए इस ट्रैक से, ये गलत है। नंबर 1। नंबर 2, इस बात पे आपको एक बात और बताता हूँ। सो थोड़े दिन पहले मैं एक ऐसी रील देख रहा था, तो एक रील मेरे सामने आई। आज के डेट में ना एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्न आउटलुक देने के लिए, यूथ से कनेक्ट करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि हाल ही में मैंने एक बात सुनी, उसमें एक महाशय कह रहे थे कि आप एक बार भी मंत्र अपने दिल से पढ़ लो तो वो इक्वली गुड है, 1.25 लाख पढ़ने की कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी कर्मकांडी पंडित के पास जाने की, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। मेरा यहाँ एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जिस चीज़ की नॉलेज ना हो, जैसा मैंने आपको बताया, हमने इंस्टा पे देखा, यूट्यूब में देखा और उस बात को बेटर वे में प्रेजेंट कर दिया, जिस चीज़ की नॉलेज ना हो उस विषय पे बोलना नहीं चाहिए। आप परमात्मा को याद करें दिल से, भले आधे मिनट के लिए भी करें, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप मंत्र चैंटिंग को क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि 1.25 लाख मंत्र करना इज़ नॉट नेसेसिटी, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो आपको इसका बेस जानना पड़ेगा। सबसे पहला बेस ये आता है, इस पर मैं आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, शायद आपको अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा जी। एक शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने बोला जी मुझे गायत्री सिद्धि करनी है गुरुदेव। तो गुरुदेव ने बोला कि आपको इसके 1.25 लाख जाप करने पड़ेंगे। आप ये बात जानते हैं ना कि 1.25 लाख जाप का मतलब क्या होता है?
महामृत्युंजय जाप, कुछ ऐसे हमारे मंत्रज हैं जिनको 1.25 लाख करना सिद्धि प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। सवा मतलब हर किसी को सवा चाहिए, पौन किसी को नहीं चाहिए। कोई अधूरे में सेटल होना चाहता है क्या? और लाख का मतलब संस्कृत में होता है लक्ष्य, टारगेट। तो जब आप उसको करते हो, आपकी रूह तक उस एक एक अक्षर से उसके अंदर डूब चुकी होती है, उसको बोलते हैं सिद्धि प्राप्ति। तो उन्होंने 1.25 लाख जाप करे और उनको कोई ऐसा अपनी लाइफ में चेंज नज़र नहीं आया। वो दोबारा गए अपने गुरुदेव के पास कि गुरुदेव मैंने 1.25 लाख जाप करे बट मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने बोला अब 1.25 लाख और करें। वो दोबारा गए और सेम रिजल्ट, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और कुछ ऐसा चेंज नहीं मिला। गुरुदेव ने बोला आप एक बार और करें। जब उन्होंने तीसरी बार किया तो उन्हें माँ गायत्री के दर्शन हुए। तो वहाँ उन्होंने एक प्रश्न रखा कि माँ, यहाँ पर शास्त्रों में मेरे गुरुदेव द्वारा हर जगह ये बताया जाता है कि 1.25 लाख जाप करने पे आपको सिद्धि प्राप्त होगी, मुझे तो इसको 3 बार करना पड़ा। तो वहाँ माँ ने उत्तर दिया कि जब आप जाप करते हैं 1.25 लाख, कलयुग के अंदर इसकी सीमा 1.25 लाख को 1 गिना गया, इसको 1, 2, 3 या 4 बार भी करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट लाइफ कर्मास एंड डिपेंडिंग अपॉन कलयुग के अंदर राहु की मात्रा हमारे शरीर में, यानी कि उसकी एनर्जीज हमारे दिमाग में इस कगार तक ओवररूल कर रही हैं कि आपको सिद्धि प्राप्त होगी ज़रूर, लेकिन उसकी कोई सीमा नहीं है कि 1.25 लाख करने के बाद आपको नहीं मिले तो आपने हार मान ली। तो आप ये करें और उसके बाद देखें कि आपको सिद्धि का कैसे आनंद प्राप्त होता है। सर, अभी मई के महीने में ऐसा कहा जा रहा है कि राहु और केतु अपने प्लैनेटरी सिस्टम से कुछ और चेंज कर रहे हैं या उनकी चाल बदल रही है। इससे किसका नुकसान, किसका फ़ायदा हो सकता है, कुछ ये बता सकते हैं आप? देखिए, लगभग 18 मई को राहु केतु अपना राशि परिवर्तन लेंगे, लेकिन साथ में मई के महीने में एक और फिनोमेना हो रहा है और वो है जुपिटर। इनका भी ट्रांजिट हो रहा है। अच्छा। और जुपिटर का जो ये ट्रांजिट है ये अतिचारी है। अतिचारी का मीनिंग होता है द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज क्वाइट फास्ट दैन इट्स यूजुअल स्पीड, यानी कि उसका मोशन बहुत तेज है। और ये जो तेज मोशन है अतिचारी, ये लगभग 6 साल के लिए रहने वाला है। तो ये जो 6-7 साल का समय, ये देश दुनिया पे काफ़ी भयंकर इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे ही अगर आप पास समय का भी देखेंगे तो कहीं ऐसी कैलकुलेशंस और रिसर्चेज हुई हैं जिसमें पता लगा कि सबसे बड़ा महायुद्ध महाभारत का भी उसी समय हुआ जिस समय में गुरु अतिचारी थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को भी जोड़ा जाता है जब गुरु अतिचारी थे। बट जितनी मैंने रिसर्च करी तो ये कहना मुश्किल होगा कि एक पर्टिकुलर इवेंट सब्जेक्टिव है सिर्फ गुरु अतिचारी होने के। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर इस समय में आपको देखने को मिलेगी दुनिया के अंदर कि जैसे ये प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स चेंज होंगी तो जो सुपर पावर है वो एक शिफ्ट लेगा। सुपर पावर बोले तो यूएस? डेफिनेटली यस, जिसका आज एक डोमिनेंस है। अब अगर आप महाभारत के समय की बात करें तो कौरवों से पावर गई पांडवों के हाथ में। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो जो यूरोपियन, फ्रांस, इनकी पावर चली गई यूएसएसआर और यूएस के पास। एक शिफ्ट आया। इसी समय पे द बिग ब्रदर जो अपने आप को इस समय में मानते हैं, उनके जो राशि है वो है कुंभ। तो कुंभ राशि के ऊपर राहु का ट्रांजिट होने वाला है और उनके सप्तम भाव में आ रहे हैं केतु, जहां पर मंगल ऑलरेडी विराजमान है यूएस की कुंडली के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि यूएस के लिए मामला खराब होने वाला है? देखिए, यूएस के अंदर यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यूएस की कुंडली, राजा की कुंडली और राज्य की कुंडली दोनों को मिला के देखा जाता है कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। तो डेफिनेटली ये समय एक शिफ्ट ऑफ पावर तो बता ही रहा है। तो क्या वो शिफ्ट ऑफ पावर इंडिया के लिए हो सकती है अच्छी? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। मैं हमेशा से ये सोचता था कि क्योंकि हम एक भारतीय हैं, हमारे मन में ये फीलिंग आती थी कि यार नेक्स्ट सुपर पावर इंडिया ही बनेगा। ऐसा ही सब जगह में प्रेडिक्शंस होती हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली और लॉजिकली देखने जाओगे तो चाइना अगर आप विजिट करो तो वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा आगे है। और आपकी ये जो इमोशनल सोच है या मेरी ये जो इमोशनल सोच है ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तो जो आपकी ये इमोशनल सोच है ये वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बड़ा कन्फ्यूज़ था कि एक्चुअल में कभी ऐसा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी ने मुझे इसका आंसर दे दिया। 2 मिनट में आपको ये सारा प्रोस्पेक्ट समझाता हूं जो कि अंतरिक्ष में चेंजेस हो रहे हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक्स और पॉलिटिशियंस जिनकी जो थिंकिंग जहाँ जा रही है उससे विरुद्ध कैसे चीज़ें होने वाली हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर कैसा, मैंने आपको बताया कि यूएस की खुद की कुंडली के ऊपर एक तो ऑलरेडी 7.5 का फेस चल रहा है और वहीं पर ही चंद्रमा के ऊपर राहु का ट्रांजिट है। तो ऐसे समय पर जो भी उनका राजा प्लानिंग्स कर रहा है फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूएस, कि यूएस की जो डोमिनेंस है वो सस्टेन्ड रहे, उसमें वो कामयाब नहीं होगा साहब। राहु का काम क्या है? धोखा देना, इल्यूजन। राहु इज द एरिया
where you feel that you will be getting the happiness the most, but that is not the reality. वो आपको रियलिटी से वंचित रखते हैं. इल्यूजन है ना, रेत मुट्ठी में बंद करो कुछ मिलता है क्या. तो ऐसे यूएस जो है वो इस समय में दिमाग लगा रहा है कि मुझे चाइना की जो उभरती पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको खत्म करना है. और यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल अप्रोच का ये मानना है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनको पर्सनल दुश्मनी है चाइना से, क्योंकि सन 2008-9 के अंदर इन्होंने कुछ बिजनेस प्रपोजल्स चाइना के लिए रखे थे और ये पास नहीं हो पाए थे, क्योंकि उनके खुद के भी केतु का ट्रांजिट इस प्रकार हो रहा है कि यहाँ पर भी लोग उन्हें मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है. बहुत यहाँ पर भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी किसी समय पे, अब वहाँ पर भी डिफरेंसेस आ रहे हैं. ये भी एक दिखावा है. तो यहाँ पर जो तथ्य सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो स्टेप्स ले रहे हैं, अभी आप बहुत ज़्यादा करेंसी का फ्लक्चुएशन देखोगे मार्च 2026 तक. यहाँ पर यूएस का एक टारगेट है कि जो चाइना की करेंसी है उसकी वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, इंक्रीज किया जाए. और यहाँ पर उनका दिमाग ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये ट्रांजिट, आप मेरी एक बात समझिए मोहित जी, शनि एक नैसर्गिक कर्म कारक है और शनि के पीछे ट्रांजिट हो रहा है राहु का. तो डेफिनेटली वर्ल्ड में जहां पर भी जो कर्म पॉलिटिकल एरिना में लिए जाएंगे, जो होगा वो एग्जैक्टली दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वो होगा नहीं. आज अगर आपको मैं बोलूं कि क्यों आप ऐसी बातें करते हो, इतने चौड़े क्यों हो रहे हो, कौन है आपके पीछे, तो ये बात बोली जाती है ना, आपके पीछे कौन है. आप बोलोगे यार मेरे पीछे तो इस पॉलिटिशियन का हाथ है इसलिए मैं चौड़ा होता हूं. तो शनि यानी कि कर्म स्टेप, उसके पीछे कौन है, राहु. तो वहां पर एक इल्यूजन क्रिएट की जा रही है यूएस की तरफ से. यहां पर आप देखोगे कि जून के बाद जो भी उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं उसमें नेगोशिएशंस होना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन ये नेगोशिएशंस पूरे कंप्लीटली वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर नेगोशिएशंस होगा. नेगोशिएशंस काफी लंबा चलेगा. वो ठान चुके हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी की धज्जियां उड़ जाएं, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे चाइना को वो सुपर पावर नहीं बनने देना. और साहब चाइना की एक आदत है हूल देना, और चाइना वांट्स टू ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी. वो वहां पर एक रिवेंज में लगा हुआ है कि आई एम ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. उसके कुछ मूव्स अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं. द चाइना वांट्स टू टेक द लीड. यहां पर चाइना को पता है कि रशिया उतना पावरफुल चल नहीं रहा है, और चाइना अपने आप को वहां पर एक प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा. इस दौरान सबसे ज्यादा फायदा मिलता है हिंदुस्तान को. देखिए साहब, एक बात तो तय है, इस समय में महायुद्ध होना 100% तय है. थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, लेकिन ये वेपन्स का वॉर नहीं होगा. अच्छा, दिस इज अ वॉर ऑफ ट्रेड. ये कोल्ड वॉर ज्यादा रहेगा 5-6 साल के लिए, और लगभग अगर कोई हीटअप वॉर्स होंगे भी या वेपन्स के वॉर देखे भी जाएंगे तो वो 2029 के बाद होंगे, अभी नहीं. अब यहां पर चाइना हूल तो देता ही है, जब उसके पास कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी आदत होती है कि थोड़ा सा लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर दो. इंडिया के लिए इतना बढ़िया समय है ये वाला. डेफिनेटली जो डिफिसिट आ रहा है या जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा उसका इंपैक्ट तो वर्ल्ड वाइड नजर आएगा. लेकिन इंडिया को इस समय में, क्योंकि उनके 10वें भाव में राहु का ट्रांजिट है, इंडिया की जो कुंडली बनती है वो टॉरस लग्न की बनती है, तो 10वें भाव में जो राहु का ट्रांजिट है वो इंडिया के पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज खोलेगा फॉर दी डोमेस्टिक ट्रेड. यानी कि इंडिया को इस समय में अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. 10वें भाव में राहु का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी, एआई, इसको इंटरनली स्ट्रांग करने में आप ज्यादा ध्यान दें. आप थोड़े समय के लिए भूल जाएं एक्सपोर्ट्स एंड फॉरेन ट्रेड. बिलीव मी, राहु की एक टेंडेंसी होती है, जितना राहु के पीछे भागोगे उतना वो आपको अपने पीछे भगाएंगे. तो इंडिया को ज्यादा फॉरेन ट्रेड के पीछे सोचना ही नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली आएगा. यहां पर अगर आप 2007 की बात थोड़ा सा देखें तो उस समय में भी राहु केतु के ट्रांजिट सेम इन्हीं राशियों में थे जो अब हो रहे हैं. सिर्फ डिफरेंस इतना है कि उस समय में शनि लियो के अंदर थे केतु के साथ. तो यहां पर आपको यह बात समझने की कोशिश करनी है कि 2007 में इंडिया के साथ यूएस का एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन हुआ था. उसी प्रकार यूएस इंडिया को यूज करने के लिए अपने इंटरनल बेनिफिट्स के लिए कुछ और एग्रीमेंट्स को खोलेगा, कुछ लिक्रेटिव ऑफर्स देगा, अपनी दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा. सब छलावा है, बट वो ऐसा करेगा. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहिए और अपने ट्रेड के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. इतनी बेहतरीन जो इंडिया को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अब्रॉड वाली भी, कि हमारे को शायद ये लास्ट 6 years हैं व्हेन इंडिया कैन बी दी सुपर पावर इन दिस वर्ल्ड. अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो शायद हमें दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा. एक बात आपको और बताता हूं साहब, इस समय में अगर आप एशिया के ऊपर भी हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट का एक
नक्शा बनाया जाता है वैसे ही एक कुंडली बनाई जाती है। इस समय में जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र नहीं आ रही है। 2026 फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर के करीब आप बांग्लादेश के अंदर एक स्प्लिट या एक रिवोल्ट देखोगे। वहीं पर ही चाइना की स्थिति भी बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रही है। उनकी भी जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी आप शिफ्ट, सबसे ज़्यादा लड़ाई कब होती है साहब? अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब तक आप पैसे कमा रहे हैं सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तब तक मैं मोहित जी की बहुत तारीफ करने वाला हूं, जब तक वो मुझे अच्छा पैसा कमा के दे रहे हैं। जैसे हमारे बिजनेस में रुकावटें आई, पैसा कमाना कम हुआ, तब मैं मोहित जी के लिए शुरू हो जाऊंगा, भाई तेरी कमी है, तब मैं मोहित की बहुत कमियां गिनाने वाला हूं। तो ऐसे ही अब आप चाइना के अंदर देखने वाले हो, सरकार और उनके लोगों के बीच में बहुत सारे रिवोल्ट्स होंगे। सब पाकिस्तान की स्थिति वैसे ही अच्छी नहीं है, और एशिया के अंदर यहाँ पर मेन जो दो हमारे नेबर्स हैं ये भी बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंडिया को अपने आप को स्ट्रॉन्ग और साथ में अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को जितना स्टेबल कर सके उतना बढ़िया है। सर इस पे ना मैं आना चाहता हूँ। हमने अभी तो बात करी बाहर की, लेकिन मेरे को कई बारी कमेंट्स आए हैं मेरे बहुत सारे वीडियोस में कि पश्चिम बंगाल की बात करो, उसके फ्यूचर की बात करो। अभी जो ये ट्रांजिट आप बता रहे हो, इसमें जो अभी स्थिति चल रही है पश्चिम बंगाल की, वहाँ पे कुछ चेंज होगा? बिल्कुल साहब। तो देखिए, सबसे पहले जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं वो भी वही एरिया पड़ता है, तो प्लानिटरी इंपैक्ट्स तो वहां पर भी हैं। तो वेस्ट बंगाल एक मेजर शिफ्ट देखेगा। आपने वेस्ट बंगाल की बात छेड़ी तो मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे ये सिमिलर ट्रांजिट्स हुए हैं, इन्हीं की अगर आप टाइम स्पैन देखो, जब भी आप किसी मुंडेन को स्टडी करते हो तो आप तथ्यों पे जाते हो। ये सब कॉन्क्रीट है, बेसिस ऑफ द पास्ट, कि जब ऐसे प्लानिटरी पोजिशंस चेंज हुए तो क्या मूवमेंट्स आपको देखने पड़े। तो उस समय में नंदीग्राम रिवोल्ट ब्रेक हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर, और वहां पर भी शिफ्ट ऑफ पावर देखा गया। तो इस समय में भी वेस्ट बंगाल के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक रिवोल्ट ब्रेक होने की संभावना बहुत अधिक है। और यहां पर हालांकि ममता बनर्जी की जो खुद की इंडिविजुअल कुंडली है वो 2027 तक काफ़ी स्ट्रांग बताती है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जो कुंडली बनती है वहां पर शिफ्ट ऑफ पावर क्लियरली नजर आ रहा है। नाउ द थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर हर। या तो उन्हें दूसरे फेस को लॉन्च करना पड़ेगा, कोई और फेस हो, और या फिर इस बार उनका जीतना मुश्किल है साहब। सिंपल और सीधी लाइन। ये बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप। सिंपल और सीधी लाइन। अगर वो जैसा पास्ट में करती आई हैं, अपने आप कोई फेस बनाया, इररिस्पेक्टिव उनकी कुंडली जितनी भी स्ट्रांग हो, उनकी कुंडली स्ट्रांग है 2027 तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, अगर वो अपने आप कोई फेस बना के खुद ही फाइट करती हैं तो इस बार उनका डेफिनेटली बहुत मुश्किल है वेस्ट बंगाल में जीतना। इस समय पे उनको किसी दूसरे फेस को यूज करना पड़ेगा, वो बैकएंड में रहे। और यहां पर और करीब नैरो डाउन करने के लिए उनके अपफ्रंट में, उनकी ऑपोजिशन में कौन सा फेस खड़ा होता है, उन दो फेस की अगर हम प्रश्न कुंडली बनाए तो हम ज्यादा बारीकी तक पहुंच सकते हैं। बट डेफिनेटली आप वेस्ट बंगाल की स्थिति को बहुत बढ़िया ना हाँप के चले। यही एक एरिया है जो इंडियन पॉलिटिक्स को थोड़ा सा डगमगा सकता है, तो यहां पर ध्यान देने की नीड पड़ती है साहब। सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि राहु एक छाया ग्रह है, लेकिन वो पैसा भी देता है, फ़ायदा भी कराता है। तो ये जो टाइम आने वाला है, ये आम जनता के लिए, जिनके राहु की प्लानिटरी सिस्टम शायद उनकी कुंडली में अच्छी है, उनके लिए कैसा हो सकता है? और जिनके लिए अच्छी, मतलब जिनके प्लानिटरी सिस्टम अच्छे नहीं है जिनकी कुंडली में, उनके लिए कैसा हो सकता है और उपाय क्या करने चाहिए? देखिए साहब, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि राहु रंग से राजा, राजा से रंग बना सकते हैं। जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जब मैं आपको बोलता हूं कि हमारे राज्य की, यानी कि इंडिया की कुंडली के 10वें भाव में राहु आ रहा है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स डोमेस्टिक ट्रेड के लिए बहुत बढ़िया रहने वाले। शायद पूरा देश या पूरी दुनिया ये जान ना सके कि इंडिया अंदर से कितनी मजबूत हो रही है ट्रेड के अंदर। दिखेगा वो कब? 2030-31 के बाद। तो इसी समय का अगर आपको फायदा उठाना है तो कई ऐसी राशियां हैं जिनके लिए गोल्डन पीरियड है, उनको अपने आप को सतर्क कर लेना चाहिए और अपने फोकस को मेंटेन करना चाहिए। कौन कौन सी राशियां हैं सर वो? तो जिन राशियों के लिए राहु का ट्रांजिट बनाएगा उनका मालामाल, वो है एरीज, टॉरस और वर्गो राशि। इनकी किस्मत खुलने वाली है साहब। मैं सिंपल बोलूंगा, फाइनेंशियल मैटर्स, प्रोफेशनल मैटर्स में जितना इनकैश कर सकते हो उतना इनकैश कीजिए। इट इज द टाइम टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए। बट सिर्फ एक चीज का ध्यान रखिए, हम हमेशा राहु के ट्रांजिट की बात करते हैं, यही तो है राहु का एक इल्यूजन कि वो हमेशा अपनी अट्रैक्शन देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि राहु के ठीक सामने केतु हैं, और अगर हम केतु को नहीं समझेंगे तो हम कोलैप्स केतु की वजह से होते हैं। राहु इज एक्सटर्नल दुनिया, बाहर का, केतु इज इंटरनल। अच्छा।
और यहां पर हमें केतु को समझना बहुत जरूरी है। जो राशियां राहु के ट्रांजिट के लिए इस समय में चिंता का विषय बना है, जिनके लिए, जिनको थोड़ा सा सोच समझ के अपना कदम लेना चाहिए, वो है लिब्रा, पाइसेस और कर्क राशि। इनके लिए राहु का ट्रांजिट चिंता, टेंशन्स लेके आ सकता है। कर्क राशि वालों के लिए एक रिलीफ जरूर हुआ कि उनके 7.5 का फेज खत्म हो गया, लेकिन ये ट्रांजिट क्या कर रहा है, ये उसकी छाया अभी तक उनके दिमाग में रखेगा। उनकी वीकनेसेस जो हैं वो उभर के बाहर आएंगी, एक्सपैंड होके बाहर आएंगी, फिर उनमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और फिर वो एंजॉय कर पाएंगे सक्सेस। सर, आपने जो बताया 3 राशियों के बारे में कि लिब्रा, पाइसेस और कर्क, ये 3 राशियों के लिए थोड़ा संभल के चलना है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जो राशियों की हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं मंथ ऑफ लाइक बर्थ मंथ के बारे में बात कर रहे हैं या जन्म कुंडली में जो राशि है हम उसके बारे में बात करते हैं? थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों में ये। जन्म कुंडली में देखिए, राशि इटसेल्फ मींस जहां पर आपका चंद्रमा प्लेस्ड है। कई लोग कहते हैं ना कि मैं सपोज मैं जनवरी में बॉर्न हूँ या मैं नवंबर में बॉर्न हूँ, मैं सजिटेरियस हो गया, मैं दिसंबर में बॉर्न हूँ, मैं ये हो गया, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। मोहित जी, जो मंथली बेसिस पे चलते हैं ना उसको ज़ोडिएक साइन कहा जाता है जी। यानी कि जहां पर आपका सूर्य प्लेस्ड है जी। वहां पर भी वेस्टर्न कोई और डेट्स फॉलो करते हैं और हम इंडियन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में संक्रांति टू संक्रांति चलते हैं। हम तो मून के हिसाब से कर रहे हैं बेसिकली। अभी जो हम प्रेडिक्शंस कर रहे हैं रिलेटेड टू दी राशिस, हाँ। वो सिंपली राशि मतलब चंद्रमा जहां आपका प्लेस्ड है, मून जहां आपका प्लेस्ड है, वही आपकी राशि होती है। सिंपल। तो ये हम क्लियर कर रहे हैं आज कि जो जितना बताया जा रहा है, सर जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं आपकी कुंडली में जो राशि है उसके हिसाब से करें उपाय, अपने मंथ बर्थ के हिसाब से ना करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर मोहित जी मैं आपके साथ एक ऐसा विषय छेड़ना चाहूंगा जिसको लोग जनरली टच नहीं करते हैं, और वो है केतु। प्लीज। क्योंकि केतु इज योर पास्ट लाइफ। जो आपने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं उसका भुगतान केतु आपकी कुंडली में कहाँ सिचुएटेड है वो करते हैं। चलिए साहब, बहुत बार हमें आंसर नहीं मिलता कि मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, और आप किसी सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो कहते हैं आपके पूर्व जन्मों का लेख है ये। तो अब केतु का जो ट्रांजिट होगा, सबका टेंशन राहु ने खींची, बट एक्चुअल जो तथ्य है वो केतु में छिपा है। तो जहां पर आपके केतु का ट्रांजिट होगा इस समय, जिस घर में, उस हाउस के रिलेटेड फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स आपको झुकना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। अच्छा, तो राशि वाइज इसको एक बार के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कुंडलियों के अंदर नहीं जान पाते हैं कि उनके कौन से घर में है। तो एरीज राशि वालों के लिए खासकर उनके केतु की प्लेसमेंट होने वाली है उनके 5th हाउस में। केतु की प्लेसमेंट लियो में है, ठीक है। तो एरीज राशि वालों के लिए केतु की प्लेसमेंट होने वाली है उनके 5th हाउस के अंदर। खासकर उनको नेक्स्ट 18 मंथ्स अपने इंपल्सिवनेस और अपने एंगर को त्यागना पड़ेगा। अपनी लव लाइफ के अंदर ज्यादा कमियां नहीं निकालनी है। टॉरस राशि वालों के लिए उनकी जो सिंपैथी है वो ज्यादा बढ़ेगी फॉर द आउटसाइडर्स, और वो अपनी फैमिली को लिए थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे या उनको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। यहां पर उन्हें बाउ डाउन करना है, उन्हें अपने घर परिवार का भी ध्यान रखना है, झुकने का समय है यहां पर। जेमिनी राशि वालों के लिए अचानक से वो देखेंगे कि उनकी डिसीजन मेकिंग पावर लूज हो रही है, वो बहुत फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज हो रहे हैं टेकिंग डिसीजंस। घबराने की बात नहीं है, कोई बात नहीं, इस समय में आप एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए आपके इन्वेस्टमेंट के डिसीजन गलत हो सकते हैं। एक न एक आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट या पैसा फंस भी सकता है। हालांकि इस समय में अगर आप किसी को एडवाइस दोगे उसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपने इस चीज से घबराना नहीं है। आप फॉर नेक्स्ट 18 मंथ्स अपने पैसों को अभी इन्वेस्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा है। अपने पास इन हैंड कैश रखें तो दैट इज बेस्ट फॉर यू। लियो राशि वालों के लिए अपने आप को प्रूव करने का समय नहीं है। समय में डोंट रन बिहाइंड नेम। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, और वैसे भी लोग आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर सकते हैं, तो अपनी राह पे चलते रहिए। वर्गो राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया समय है। केतु उनके 12वें भाव में विराजमान है, तो जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम रखना चाहते हैं वो खुद ब खुद रखना स्टार्ट कर देंगे। जो लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मंत्र चैंटिंग की सिद्धि करने के लिए सोच रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। लिब्रा राशि वालों के लिए खासकर बी स्टेबल एंड फोकस्ड विद योर डिजायर्स। फ्लक्चुएट मत होने दीजिए। एक लक्ष्य को साध के रखिए, वो स्वयं आपको जरूर मिल जाएगा। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए सेम, जैसे हमने बोला, डोंट रन बिहाइंड योर सेटिस्फैक्शन। अपने प्रोफेशन को चेंज करना, जॉब के अंदर चेंजेस करना अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आपके पास उसका कोई रीजन नहीं है। केतु पास्ट लाइफ, जैसे मैंने आपको बताया, तो केतु क्या कहेंगे यहां पर? केतु यहां उनको डिससेटिस्फाइड करेंगे 18 महीने के लिए।
उनके अंदर ये केतु 18 महीने में उनकी पास्ट लाइफ में जो उन्होंने गलतियां की थी, किसी के प्रोफेशन में कोई डिसरप्शंस की थी, या जो उनको दायित्व दिया गया उन्होंने उस समय में उसको निभाया नहीं, तो इस 18 महीने के लिए केतु उन्हें वहां पर डिस्टर्बेंस देंगे। उन्हें बॉस अच्छा लगना बंद हो गया, या उनके अन्य कोई भी रीजंस बन सकते हैं। दे वांट टू चेंज जॉब, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन अचानक से मिलना खत्म हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी का समय है, बाउ डाउन, झुक जाओ सिचुएशन के हिसाब से, ज्यादा चेंज की तरफ मत आगे बढ़ो। सैजिटेरियस राशि के लिए खासकर ओबे एंड रिस्पेक्ट योर बॉस, योर फादर एंड योर गुरु। उनको रिस्पेक्ट कीजिए, उनके आगे बाउ डाउन कीजिए, झुक जाइए, ज्यादा तर्क वितर्क में मत पड़िए और उनकी बातों को ईगो पे या दिल पे मत लेके जाइए। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कोई भी कार्य करें उसे डेप्थ में समझ के करें। केतु है पाताल, तो पूरा डीप नॉलेज के बाद ही करें। साइमल्टेनियसली कोई भी इवेंट होने से पहले उसका ढिंढोरा ना पीटें। एक्वेरियस राशि वालों के लिए अपनी एनर्जी को चैनलाइज जरूर करें, नहीं तो आपकी एनर्जी वेस्ट जा सकती है। और अपने पार्टनर या स्पाउस के साथ डिससैटिस्फाइड ना रहें और उसमें कमियां मत निकालें। वो चेंज नहीं हुए हैं, आपका समय ऐसा कि आप उनकी कमियों को हाईलाइट कर रहे हैं। स्पाइसेस राशि वालों के लिए इस समय में थोड़ा थम के सोच समझ के कदम लेने का समय ज्यादा है। इस समय में वो अपनी जॉब के अंदर कोई फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं, उनकी बैक बेचिंग पॉलिटिक्स ऐसा भी उनके साथ हो सकता है। तो स्पाइसेस राशि को थोड़ा सा कूल होकर अपने परमात्मा का नाम लेके ये समय निकालना पड़ेगा। ओके। अनवांटेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, तो इस समय में अपनी इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर्स पे नियंत्रण रखें तो ज़्यादा बेहतर है। सर, लेकिन राहु और केतु को लेकर इतनी पूजा कराई जाती है, भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, तो ऐसा क्या कर्म होता है लोगों का जिसको वो सही कर सके अपनी आम दिनचर्या में, कि राहु केतु अच्छे फल दे, बुरे फल ना दे? मोहित जी, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, राहु केतु बुरा प्रभाव दे रहे हैं, तो आपको ये क्रिया करवानी पड़ेगी, तभी तो लाखों रुपए बनेंगे, नहीं तो लाखों रुपए कैसे बनेंगे। ऐसे डर का वातावरण क्रिएट किया जाता है। काल सर्प दोष मैंने भी सुना है कि नहीं होता है, इसको बेचा जा रहा है, क्या आप भी यही कह रहे हैं? डेफिनेटली यस, किसी भी वेद में आपको काल सर्प दोष का वर्णन नहीं मिलेगा। डेफिनेटली जब एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा गया तो देखा कि जब भी सारे ग्रह राहु केतु के एक्सिस के अंदर आ जाते हैं तो उसको नया नाम दिया गया काल सर्प दोष। सचिन तेंदुलकर साहब की कुंडली में भी है, तो अब क्या उसको दोष बोलेंगे या योग बोलेंगे? तो उसका मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो एक प्लानिटरी प्लेसमेंट्स हैं। हाँ, वो कुछ आपको दर्शाता है, वो आपको कुछ गाइडेंस के लिए आया कि हाउ यू नीड टू प्लान योर फ्यूचर लाइक एनी अदर चार्ट। तो लेकिन उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और राहु केतु के नाम पे जितनी ज़्यादा पूजाएं बेची जाती हैं, और शनि के नाम पे, इसके अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिससे कि एक पंडित पैसा कमा सके या एक एस्ट्रोलॉजर पैसा कमा सके। साहब, अगर हम अपनी डेली लाइफ और डेली रूटीन के अंदर सुधार कर लें तो मुझे लगता है आपके कई ग्रह सुधर जाएंगे। आज आप दिवाली के महीने में अपने घर में साफ सफाई करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्यों सिर्फ आपको एक ही दिन के लिए लक्ष्मी माता चाहिए? सिर्फ एक ही दिन के लिए आपको लक्ष्मी चाहिए क्या? हर महीने ये काम करने चाहिए। तो राहु के डेली लाइफ में हम क्या गलतियां करते हैं हमें पता ही नहीं है। आज की डेट में रेमेडीज कल्चर क्यों बढ़ गया? क्योंकि हम रूटीन से वंचित हो गए हैं। जिस घरों की एंट्रेंस साफ सुथरी नहीं है, जिनकी बेल खतरनाक सी आवाज करती है, या जिनकी बेल खराब है, जिनके फ्रंट डोर पे लोहे पे जंग लगा रखा है, ऐसे के अंदर राहु खराब होगा ही होगा और लक्ष्मी वास नहीं करेंगी। अगर ऐसे लोग पैसा कमा भी रहे हैं तो वो पैसा अनवांटेड एक्सपेंस में खर्च हो जाएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस, कोर्ट केसेस, ऐसी जगहों में चला जाएगा। तो ये कोई रेमेडी थोड़ी है, ये तो आपका रूटीन होना चाहिए। अब मैं किसी के घर में गया, उनकी बेल बजाई तो अजीब सी हंसने वाली आवाज थी, तो ऐसा लग रहा है रावण की हंसी है। आप बताइए, आप क्या साउंड वाइब्रेशंस, क्या साउंड एनर्जी दे रहे हैं? व्हाट आर यू कैचिंग? एक डिसेंट सी बेल लगाइए, वो अजीब सा हंस रहा है, पता नहीं क्या कर रहा था यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज कॉमन सेंस जो आपको यूज करना चाहिए। ऐसे ही आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसके बुरे इफेक्ट क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि रूटीन वर्क खत्म हो गया। रात को सोने का कोई समय नहीं है, सुबह उठने का कोई समय नहीं है, बेड को बेडिंग्स तो लोग करते ही नहीं है ना, क्योंकि उठ ही 1 बजे रहे हैं और फिर लेट ही जाना 12-1 बजे, तो बेडिंग्स नहीं की हैं, बेड को टाइडी नहीं किया है, चादरें नहीं फोल्ड की हैं, सुबह परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, रात को सो रहे हैं फ़ोन सर के पास ही है, सुबह उठ रहे हैं तो सबसे पहले फ़ोन ही देख रहे हैं। ऐसा मानो जैसे बेड को ना उन्होंने अपनी कर्म भूमि बना ली हो। अगर आप देखोगे तो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो वो भी बेड पे ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम से तो ये और ज़्यादा बढ़ गई चीज़ें। खाना खा रहे हैं वो भी उसी बेड पे खा रहे हैं। तो आपने इतना ज़्यादा बेड को अपनी कर्म भूमि बना दिया है, तो इससे आप सिर्फ राहु नहीं कई ग्रहों को खराब कर रहे हैं। आप भूल गए हैं कि सुबह उठ के आपको जनरल चीज़ें करनी है। दीज आर नॉट रेमेडीज, यू डोंट नीड एनी रेमेडी।
आप चुपचाप से अपने परमात्मा को याद कीजिए। परमात्मा का मतलब क्या है? परमात्मा अपने अंदर की आत्मा। अपने आप को शून्य कीजिए, 10 मिनट ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाइए, अपने अंदर झांक के देखिए कि आपकी सोल डिजायर क्या है। आप सुबह से रात तक भाग रहे हैं, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, कभी उसके आगे एक प्रश्न लगाया क्यों चाहिए? कभी क्यों पूछा है? क्योंकि मुझे साथ वाले को दिखाना है, या मुझे उस लड़की को दिखाना है जिसने मुझे छोड़ दिया था। आपको क्या चाहिए? एटलीस्ट 15 मिनट तो अपने आप को 24 घंटे में से दे ही सकते हैं आप। तो अगर आपने इन आदतों को सुधार लिया तो मुझे लगता है कि कई ग्रहों को आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। जैसे कई जगह पे अभी हम पहले ही शुरू में ही बात कर रहे थे कि मंदिरों में जाना या मंदिरों में रुकना ये नुकसानदायक हो सकता है उन ग्रहों के लिए। क्या ये सच है? ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। कोई ग्रह मंदिर या पवित्र स्थान में जाने से खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। उसके पीछे का लॉजिक यही है कि कई लोग उतने भावुक हो जाते हैं कि वो अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने के बजाय वो परमात्मा पे चीजें छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। परमात्मा ने आपको बुद्धि क्यों दी? भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता में ये बोल रहे हैं। वो चाहते हैं तो वो 5 मिनट में बोलते हैं, अर्जुन तू दूध पी के सो जा, मैं जाता हूं और 5 मिनट में सारा युद्ध खत्म कर देता हूं। तो वो कर्म युद्ध है। आपको परमात्मा की एनर्जीज चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। ऐसा 100% है कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके ऐसे चक्षु खुलते हैं, आप ऐसे बैरियर्स के ऊपर से क्रॉस ओवर होते हैं कि आप मिरेकल्स को विटनेस करेंगे अपनी लाइफ में। सबसे बड़ा एक जो मतभेद आता है ना मोहित जी, वो आता है कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म। अब कोई इंसान अगर अच्छे कर्म करता है तो वो कहता है मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, तो उसको जो एक महान व्यक्ति होता है वो उत्तर देता है तुम्हारे पूर्व जन्मों का लेख है। सबसे पहले मेरा यहाँ पर एक प्रश्न आता है। तो मोहित जी मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं सबसे पहले पढ़ने गया था उस इंस्टीट्यूट से मैं निकाला गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत सारे पूछता था। तो उन्होंने बोला ये इतने क्वेश्चंस पूछता है, अब उनको आंसर नहीं देना था तो उन्होंने बोला क्लास से बाहर नहीं जाएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब सारे के सारे 43 स्टूडेंट्स जो थे अलग अलग उम्र के, वो मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। तो मैं एम्बैरेस हो गया, तो मैं चला गया क्लास से बाहर। हालांकि परमात्मा की देन थी कि उसी इंस्टीट्यूट के एक टीचर ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे को रोज अपने घर पे पढ़ाऊंगा एस्ट्रोलॉजी विदाउट एनी फी। ही डिडंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम मी। सर एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ आपसे। आज के टाइम पे जब लोग जन्मपत्री दिखाते हैं तो उसकी रेमेडीज़ जो बताते हैं उसमें 2 तरह की रेमेडीज़ होती है कि सात्विक और एक तामसिक। तामसिक मतलब तंत्र की तरफ ले जाते हैं, वो खतरनाक हो सकती है क्या? 110% तामसिक वर्ड का मतलब ही खतरनाक है। आप तंत्र की रेमेडीज कर किस लिए रहे हैं? अपने राहु को बलवान करने के लिए, मटेरियलिज्म को पाने के लिए। एक्चुअल में तंत्र का मीनिंग क्या है? जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आप डीटी के सामने अपनी जो माँ है उनके आगे आप अपनी ऊर्जाओं को रखते हैं, आप उनको प्रे करते हैं, वो भी तंत्र है। उसके अंदर आप वर्ड्स की चैंटिंग कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। आप उसके अंदर पीतल के दिए, दीपक, तेल यानी कि इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हैं, ऊर्जाएं क्रिएट कर रहे हैं, वो सात्विकता है। लेकिन अगर आप तामसिक तंत्र में जा रहे हैं तो वो रिवर्ट मार सकते हैं आपको। लोग आजकल वशीकरण के अंदर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। लोग आपको ऐसा जरूर बोलेंगे कि भाई कुछ भी ले लो हमारा, बट उसको हमारे वश में कर दो। तो ये सब चीज़ें डबल स्पीड से आपके पास बाउंस बैक मारेंगे। लेकिन ये होता है जो आप बता रहे हो, ये पॉसिबल है कि कर देना, वशीकरण कर देना या किसी का नुकसान कर देना या अपना खुद से फ़ायदा करा लेना? क्योंकि आजकल बड़ी प्रचलन में चल रही कई चीज़ें और सुनने में आता सर इंस्टाग्राम रील्स की। मोहित जी एक रिसर्च हुई है जिसके अंदर ये पता लगा है कि जो हमारी हार्ट की एनर्जीज होती है ना, उसके अंदर एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो आसपास के वातावरण एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करती है। यानी कि अभी मैं बैठे बैठे आपकी बातों में इंटरेस्ट ना लूं और यौन करूंगा तो विद इन सेकेंड्स आपको भी यौन आ जाएगा, या हमारे साथ जो हमारे 2 भाई और बैठे हुए हैं उन्हें यौन आ जाएगा। यानी कि मेरी एनर्जी आप पे इम्पैक्ट कर रही है। तो डेफिनेटली ऊर्जाओं का खेल तो है, एनर्जी के साथ इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है, राइट? आपकी एक शरीर आकार है, उसकी एक ज्योमेट्री है, उसके ऊपर डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस की जा सकती हैं, उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, जिसको मॉडर्न लैंग्वेज में हिप्नोसिस का नाम भी दिया गया। लेकिन यहां पर यह आता है कि जितने लोग इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, क्या वो रियल तांत्रिक हैं? क्या वो आपके लिए वशीकरण कर सकते हैं, या वो सिर्फ आपसे ठग के बोलते हैं भाई हमने अपने कर्म कर दिए, या हम आपके पीछे भूत छोड़ देंगे अगर आपने दोबारा हमें कॉल किया तो? ऐसा सभी लोग आके मुझे बताते हैं। अच्छा, ये डर की राजनीति चल रही है साहब। और फिर वो कहते हैं जी हमने जीवन में कोई गलत कर्म किया नहीं। तो गलत और अच्छे कर्म को हम डिफाइन कैसे करते हैं मोहित जी? यहां पर आप भी बड़ी इजीली मुझे ये बात बोल सकते हो कि अभय जी मेरे साथ ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं हुई, मेरे तो सारे कर्म अच्छे हैं। अच्छा क्या? यहां पर अच्छा और बुरे का मतलब आपकी इंसानियत या आपके व्यक्तित्व से नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अपना धर्म करो। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म ओवर हियर मीन्स जो दायित्व आपको दिया गया उसको पूरी सच्ची निष्ठा से निभाओ। और इसकी शुरुआत होती है हमारे चाइल्डहुड से।
आपकी मम्मी किचन में काम कर रही हैं और उन्होंने आपको बोला मोहित जा मेरे लिए एक मसाला ले आ। आपने बाइक स्टार्ट करी और आप गए मसाला लेने के लिए। लेने तो गए, वहाँ बीच में आपको आपके दोस्त मिल गए राहु, और उन्होंने आपको डाइवर्ट कर दिया। अब आप उनके साथ चले गए और आप 1 आध घंटा उनके साथ बातें कर रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो। अब आप पहुँचे शाम को। इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपके गलत कर्म हो गए साहब। अच्छा, यहां पर हम इंसानियत पे नहीं आ रहे हैं। आप डाइवर्सिफाई हो गए ना। दिस इज द बिगिनिंग, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन डाइवर्सिफिकेशन। यही राहु का काम है। अब जब हम बोलते हैं ना गलत कर्म या सही कर्म, धर्म, आपका धर्म क्या था उस समय में? आपका धर्म यह था कि जो कार्य आपको सौंप दिया गया, आपकी मम्मी बेचारी गर्मी के अंदर किचन में खाना बना रही है, पहले उसको पूर्ण कीजिए। बट आप डाइवर्सिफाई हो गए। अब आप इसको जोड़ेंगे कि अभय जी मैंने कोई गलत कर्म थोड़ी किया है, मैं तो दोस्तों के साथ कोई सिगरेट शराब थोड़ी पी के आया हूं, बातें करके आया हूं। समझ गए आप? यहाँ कर्म का मतलब क्या, सही और गलत। तो फिर आप आके क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। तो ये चीज़ हमें ज़रूर समझनी है कि सही गलत का फैसला हम नहीं होते करने वाले। तो ये आप किसी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं। सर बड़ा ना लोगों के अंदर एक इंटरेस्ट है जानने का कि हम जब बड़े सेलिब्रिटीज़ को या बड़े बिजनेसमैन्स को देखते हैं ना कैमरे पे, तो नेम सम, हम नीता अंबानी जी को लोगों ने देखा कि बीच में कुछ मंत्र पढ़ रही हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं। अब लोग उसमें कमेंट करते हैं यार ये मंत्र हमें भी मिल जाए तो हम भी कर ले। तो क्या इनके पास कुछ स्पेशल मंत्र होते हैं जिसकी शक्तियों से ये अपने आप को और बड़ा बना लेते हैं? वो भी भगवान की नॉर्मल आराधना कर रहे हैं, बैठे हैं, लेकिन ये बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें। मोहित जी 90% वशीकरण का कारण ही यही है कि हम लोग अपनी डीटी जिनको हम पूजते हैं, हम उन्हीं पे ही फेथ नहीं रखते हैं। आप देखेंगे तो हम 5 साल किसी को पूज रहे हैं, 5 साल के बाद किसी फलाने ने आके बोला अरे उस वाले उनमें चले जा, वो वाले बाबा आपको बहुत बढ़िया गेंस देंगे, तो हम शिफ्ट हो गए उस ऊर्जा की तरफ। फिर हम उसमें शिफ्ट हो गए। अगर हमने किसी सक्सेसफुल आदमी को कोई मंत्र पढ़ते हुए देख लिया या सुन लिया तो हमें वही मंत्र चाहिए। यहां पर तो राहु आ गया, ये तो कॉपी हो गया, क्योंकि इसमें तो मटीरियलिज्म आ गया। यू वांट दैट मंत्र टू रीच दैट लेवल। देखिए आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और जो मैं ये ऑरा, वशीकरण या तंत्र की बात कर रहा हूं कि आप किसी की ऊर्जाओं को इंपैक्ट कर सकते हैं। कई लोग होते हैं कुदरत ने उनके कुछ ग्रहों को बड़ा स्ट्रांग बनाया होता है, जैसे कि शनि, राहु और केतु 99% केसेस में यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं नेगेटिव एनर्जीज, वशीकरण और ब्लैक मैजिक के लिए। अब जिनके ये ग्रह बहुत स्ट्रांग है वो कहते हैं कि वशीकरण नाम की या नेगेटिव एनर्जीज नाम की चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सेम वे में अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और एसी बहुत तेज़ चल रहा है, मुझे छींके आ गई, तो हो सकता है कि इनको कोल्ड हो गया, तो ये कहेंगे कि अभय जी मुझे कोल्ड दे गए। आप कहोगे ना ये तेरा होनी लिखी थी इसलिए तेरे को ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो एक्चुअल में वो वायरस इन पे इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक थी। तो ऐसे ही वो ग्रह बताता है कि आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप पे ये चीज़ें हो सकती हैं। अब जिनके ग्रह वीक नहीं है लेकिन वो मटीरियलिज्म के कारण, मंत्रों को अट्रैक्शन के कारण कर रहे हैं कि कोई सक्सेसफुल आदमी कर रहा है, उन्होंने नहीं देखा कि उनका इष्ट देव कौन है, उनके कुल देवी देवता कौन है। ये तो आज की डेट में 90% लोगों को अपना गोत्र ही नहीं पता है। कुल देवी देवता जानना तो बहुत दूर की बात। तो उनको यही नहीं पता कि उनका गोत्र कौन है। गोत्र वो क्या होता है? हम लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ स्पीड से बढ़ रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर देखता है कि यहाँ पर उसको ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो अगर हम किसी को कॉपी ना करके अपने मंत्र को श्रेष्ठ माने तो मेरे हिसाब से हम ऑरा को भी लॉक कर सकते हैं और उस मंत्र की रियल पावर को फील कर सकते हैं। कोई और तरीका है ऑरा को लॉक करने का, ऑरा को स्ट्रांग करने का? डेफिनेटली यस। कैन यू प्लीज टेल? तो कार्बन डाइऑक्साइड इज राहु, ऑक्सीजन इज जुपिटर। व्हेन योर विजडम इज ओवर रूलिंग यू, जब आपकी विजडम यानी कि आकाश तत्व जब आपके शरीर में बहुत बैलेंस्ड होगा, नव के नव ग्रह आपके शरीर में है, 5 तत्व भी आपके शरीर में है और परमात्मा भी आपके शरीर में है, तो जब आप अपने गुरु को बैलेंस कर लेते हैं तो भी 99% आप अपने ऑरा से बाहर आ जाते हैं। अब आप मेरी बात समझिएगा, 90% जब आप किसी के पास जाते हैं कि जी मुझे तो किसी की नज़र लग जाती है, वो आपको बोलेंगे कि आप हल्दी का टीका लगाएं या अपने कान के पीछे टीका लगाएं। तो आप ईयर के पीछे जब टीका लगाते हैं तो वहाँ पर नर्व्स का एक जंक्शन होता है जॉइंट पे, उस जॉइंट पे एक्चुअल में टीका लगाना चाहिए, स्कल पे नहीं। वैसे ही आपके माथे पे भी बोला जाता है कि टीका लगाएं। इसका मतलब क्या, जुपिटर को एनहांस करने की कोशिश की जाती है। इसका एक सिंपल सा एक तरीका भी है कि आप रोज़ सुबह उठ के ऑक्सीजन इंटेक बढ़ाएं अपने शरीर में। आज की डेट में बहुत सारे लोग अपनी दीन दुनिया में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतने बिजी हैं कि ऑक्सीजन का रियल इंटेक ही नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप डीप ऑक्सीजन इंटेक सिर्फ 15 मिनट भी रोज सुबह कर ले, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, तो उससे भी आप अपने ऑरा को लॉक कर सकते हैं। लेकिन सर नज़र लगना ये एक्चुअली में होता है? मैंने बहुत लोगों से पूछा है, कई लोगों ने कहा हाँ होता है, कई लोग कहते हैं नहीं मन का वहम होता है, कई लोग कहते हैं अगर लग रहा है ना लगी हुई है तो उतरवा लो, अच्छा ही हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन है, ऐसे मान लो उसको कि यार
लेकिन क्या नज़र वाकई लगती है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि नज़र पत्थर तक को तोड़ सकती है। देखिए, नज़र लगती है, इसका आंसर मेरे ख्याल से आप ही मुझे देंगे मेरे इस पॉइंट पे। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, उनकी मार्केट के अंदर एक शॉप थी कपड़े की और बहुत बेहतरीन तरीके से चलती थी। दिवाली के अंदर उनकी ऐसी लाइन लगती थी कि बार गार्ड जो है वो रोक देते थे क्लाइंट्स को कि अभी अंदर के जब निकलेंगे तो हम नेक्स्ट 5 भेजेंगे। एक ऐसी दिवाली आई कि आज तक उनके काम के अंदर वो बरकत पड़ी ही नहीं। गार्ड तो छोड़िए, उनके सेल्समैन आधे हो गए हैं अब। कैसे? और उनका ऐसा मानना है कि मेरे को कोई नज़र लग गई या कोई टोक लग गई। और उन्हीं के बिल्कुल साथ में एक रेडी पे गोलगप्पे बेचता था जी, उसने वहाँ पर अब दुकान खोल ली है। तो वो कहता है जी कि जिसने इनको नज़र लगाई उसने मुझे क्यों नहीं लगाई, क्योंकि उस समय में मेरे यहाँ भी लाइनें लगती थी। देखो मैंने कितना पैसा कमाया कि मैंने 6 साल के अंदर दुकान खोल ली। तो ऐसा है साहब, इसका उत्तर जाता है कि आपके अंदर वीकनेस किस चीज़ की है। नज़र होती है, डेफिनेटली होती है। अब वो मानना ना मानना किसके ऊपर है, एज पर योर ओन इम्यूनिटी। जो इस चीज़ को महसूस करता है, जिसकी लाइफ में सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो ज़रूर बोलेगा कि यार कल तक तो मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, अचानक से क्या हुआ। तो ये नज़र का प्रकोप होता है, ब्लैक मैजिक का प्रकोप होता है। और जो लोग अपनी लाइफ के अंदर एक सार चल रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो बोलते हैं कि नज़र नहीं लगती है। कोई ऐसी शील्ड है जो लोग यूज़ कर सके जिससे ब्लैक मैजिक या नज़र का इम्पैक्ट ना आए लोगों पे? अपने रूटीन को सही कीजिए साहब। अपने सुबह उठते ही अपने बुध को अच्छा कीजिए। अपने सुबह उठते ही आप ग्रीन ग्रास पे चलिए। अग्निहोत्र मंत्र रोज सुबह उठ के आप ज़मीन पे आसन बिछा के अपने आगे घी का दीपक जला के अगर 108 बार पढ़ लें तो किसी टाइप की कोई नज़र आपको छू भी नहीं सकती है। अग्निहोत्र मंत्र भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई धातु नहीं, ऐसा कोई मटीरियल नहीं जो आग में तप के पिघल ना जाए। तो अग्निहोत्र मंत्र में वो पावर है कि कोई भी वायरस होगा, नजर क्या है, वायरस ही तो है, कोई भी वायरस होगा वो आपके शरीर को छू नहीं पाए। सर मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि राहु शनिवत, केतु कुजवत। मतलब राहु अगर शनि के अपनी आइडेंटिटी उसकी होती पूरी, छाया ग्रह ना होता तो शनि के समान बलवान होता, और केतु की होती तो मंगल के समान बलवान होता। और ये दोनों ही ग्रह को बहुत पावरफुल माना जाता है, मंगल को भी और शनि को भी। तो क्या इन दोनों की जो पूजा या इन दोनों का जो उपाय या इन दोनों को जो खुश करने की चीज़ें हैं वो शनि और मंगल के दिन करनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने इस चीज के बारे में। सो आपने बोला केतु इज इक्वल टू मार्स एनर्जी, राहु इज इक्वल टू सैटर्न एनर्जी। यही कारण है जिस वजह से मैं बोल रहा हूं बार बार कि हिंदुस्तान के लिए बढ़िया समय है, क्योंकि एक्वेरियस 10वें भाव में राहु है। और यूएस के अंदर एक्सप्लोजन क्यों आना है, यूएस की चालें उल्टी क्यों पड़ेंगी, वो दुनिया को बर्बाद करने में निकला है, कुछ तो बर्बाद करेगा ही खुद, लेकिन बिल्कुल डूब जाएगा इकोनॉमी वाइज, उसके पैंतरे काम नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मंगल केतु सप्तम भाव में आ गया, एक्सप्लोजन। तो यहां पर मैं एक बात बताता हूं आपको जी पर्टिकुलर किसी ग्रह की रेमेडी करने से अच्छा आप उनकी डीटी को पकड़े। अब अगर आज मुझे आपसे कोई काम करवाना है तो हो सकता है कि आपके अंदर एक अलग एटीट्यूड हो, आप युवा हैं, तो ऐसे ही जो राहु है वो पाताल का युवा है, तो उसके अंदर एक एटीट्यूड है, तो क्यों ना मैं आपके फादर साहब से थोड़ी सी दोस्ती बना लूं, और जब मैं उनके साथ रोज उठूंगा बैठूंगा तो मुझे लगता है कि आप ना चाहते हुए भी वो काम मेरा करेंगे करेंगे। जब आपके फादर आपको बोलेंगे मोहित अबे शाम को आएगा, अपना आधा घंटा फ्री रखना, तो आप रखोगे। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि आप उनकी डीटीज को पकड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर राहु की रेमेडीज़ को जनरली जो है वो फ्राइडे को या सैटरडे को करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। और केतु की रेमेडीज़ को थर्सडे को करना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अच्छा, फ्राइडे को भी करने के लिए केतु की डीटी जो है वो है भगवान लॉर्ड गणेशा। अच्छा, केतु जहाँ सरेंडर करते हैं, जब बाउ डाउन करते हैं, वो है गणेश। केतु क्या है साहब, केतु इज एक्सट्रीम फायर। मैं अगर आज आपको 6 हरी मिर्ची खिला दूं तो कैसा लगेगा आपको, जितना मर्जी पानी पी लीजिए। अगर आपकी जो वो हीट है वो बंद हो जाए तो मैं मान जाऊंगा। क्या चीज़ इसको ख़त्म कर सकती है, राइस, बॉइल्ड राइस। तो लॉर्ड गणेशा। और वहीं पर ही शुक्र को फ्राइडे, शुक्राचार्य और सैटरडे, ये दोनों दिन राहु की रेमेडीज़ के लिए बेहतर बताए गए। ओके सर, शुक्र पे आपने बात करी तो मैं शुक्र को जानना चाहूँगा। और शुक्र के बारे में कहा जाता है, मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट में बात हुई है कि जनरली भी लोगों को पता है कि शुक्र लग्जरी का देवता है, लग्जरी का ग्रह है, और जितनी लग्जरी चाहिए वो शुक्र से ले लो। लेकिन क्या ये चीज़ हर किसी के लिए है? एब्सोल्युटली नॉट।
ये इतनी ज़्यादा भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते उनको ऐसा बोला गया कि खर्चोगे तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, अपने शुक्र कुछ करना है तो अपनी गाड़ियाँ बदलो। और मैंने देखा है कि पिछले 1-1.5 साल में लोगों के लोन का लेवल इतना बढ़ गया है। वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी कि आपने एक चीज़ सुनी, रील में देखी, यूट्यूब के माध्यम से जानी, उसके तह तक नहीं पहुंचे और आपने अप्लाई कर दिया। तो आपको कुंडली में जुपिटर जो है वो प्रॉस्पेरिटी के कारक हैं। आपको पैसा शनि भी दे सकते हैं, वो आपको जमींदार बनाते हैं। आपको पैसा बुध भी दे सकते हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना सकते हैं। शुक्र आपको लग्जरी एंजॉय करवाते हैं, आपको पैसा भी दे सकते हैं। आपको राहु उस लेवल पे लेके जा सकते हैं जहां आपने कहीं सोचा ना हो। और आपको केतु भी अंधाधुन पैसा दे सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ शुक्र पे भरोसा ना करें। एब्सोल्युटली, नवग्रह के अंदर ताकत है। आपने जो पॉइंट बोला मोहित जी, मैं ये बात हर जगह बोलने की कोशिश करता हूं कि रादर दैन वर्किंग ओवर योर वीक प्लैनेट्स, वर्क ओवर योर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स, और उससे आप अपने जीवन को प्रॉस्पेरस बनाइए। तो आप ये कह रहे हैं अगर किसी ने इंस्टाग्राम की रील्स में देखा और शुक्र के उपाय कर दिए और उसका शुक्र अगर वीक है तो उसे नुकसान दे सकता है? ऐसा नहीं है। आप शुक्र के अगर सात्विक उपाय करते हैं तो वो आपको कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं। जो उपाय बताए वो सात्विक है, तामसिक किसको क्या क्या पता। देखिए, डेफिनेटली अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, अगर आप परमात्मा को कुछ ऑफर कर रहे हैं या आप किसी को कुछ डोनेशन कर रहे हैं, तो उसमें उतनी कोई बुराई नहीं है, प्रोवाइडेड आपका वीनस अगर 11वें भाव से संबंध रखेगा और आप उसकी डोनेशंस करेंगे तो डेफिनेटली आपको नेगेटिव इंपैक्ट मिलने वाला है। इसमें कोई दो राय नहीं है साहब। सर एक और चीज़ कही गई है, इंस्टाग्राम्स में ही सुनी है हमने, कहीं हमारे पॉडकास्ट में डिस्कशन हुआ है कि शुक्रवार को शराब पीने से शुक्र मजबूत होता है। बहुत बढ़िया है साहब, ये तो सुन के मेरा दिल खुश हो गया और मुझे लगा कि जितने भी शराबी हैं, जितने भी हत्ते खुले हैं, उनको शुक्रवार को सेल लगानी चाहिए, बाय 1 गेट 1 फ्री, सबका शुक्र उचका हो जाएगा। तो साहब मेरे को तो समझ में नहीं आती है कि ये कैलकुलेशंस और ये दिमाग आता कहाँ से है। सर ये सबसे पहले ये बहुत वायरल रील्स हैं ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सबसे और ये पहले एक इंसान नहीं कई इंसान बोल चुके हैं सर। ये एग्जैक्टली आपने खुद ही इसके अंदर उसका तथ्य बता दिया कि वायरल रीज है। वायरल मतलब राहु। तो जब हम शराब की बात करते हैं वो शुक्र से क्यों जोड़ा गया? शुक्र कहाँ है? शराब इज राहु। हमारे शास्त्रों में बताया गया 3 चीजें जिससे वंचित किया गया: मांस खाना, शराब पीना और पराई स्त्री की तरफ देखना। शराब इज एन ऑफेंस। वाई? क्योंकि जब आप इसको ड्रिंक करते हैं तो आप अपने चंद्रमा यानी कि अपनी बुद्धि की स्थिति को खो देते हैं। वो आपके ब्लड के अंदर यानी कि आपके मंगल के अंदर ऐसा इन्फ्यूज होता है कि आप जो है ना वो एक अलग दुनिया में महसूस करने के लिए चले जाते हैं। आप उस समय में, बड़े सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम नियंत्रण में रह के पिए तो यही तो राहु है कि वो आपको नियंत्रण में रखेगा ही नहीं। अब मेरे एक मित्र हैं जी, वो मुझे बोलते हैं कि तू इस चीज़ का ज्ञान देता है बट मैं तो यार ओकेजनली पीता हूँ। तो उसी के साथ उसका भाई बोला ये अलग बात है कि हमारी ओकेजन रोज होती है। अब वो उदास है तो भी उन्होंने पीनी है, आज वो बहुत खुश हैं तो भी उन्होंने पीनी है। तो साहब ये 2 चीज़ें तो हमारे साथ हमेशा ही रहती है। तो यहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि शराब पी लीजिए, भोले बाबा का प्रसाद है। हाँ ये तो सुना है, भैरव बाबा का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद तो भोले बाबा ने तो जहर भी पिया था, वो भी पी लो। बिल्कुल। तो यहाँ पर जब आप शराब की बात कर रहे हैं, आप जहर की बात कर रहे हैं, एक आसन होता है जिसके अंदर आप अपने कंठ को एक्टिवेट करते हैं। 99.9% लोग वो ही नहीं कर पाएंगे, तो आप कहाँ उस लेवल तक जा रहे हैं? तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी मिथ्या है कि शुक्रवार को या शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको शराब पीनी चाहिए। इसका कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि इससे आप अपने वीनस राहु को जरूर मिला लेते हैं और आपको सोशल सर्कल में बैठने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ रहा है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। अगर आप किसी का सहारा ले रहे हैं तो इसका मतलब आप इंसान ही नहीं है। इंसान का पहला परमात्मा ने बना के भेजा सीधा खड़ा होना बिना किसी सपोर्ट के। रीढ़ की हड्डी ही जिस दिन वो मुड़ जाती है, समझ लीजिएगा कि अब लाइफ अंत की तरफ है। तो आप किसी चीज़ का सहारा क्यों ले रहे हैं? आप शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, अच्छा कैरेक्टर मेंटेन कीजिए, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहिए, मल्टीपल रिलेशनशिप्स के अंदर मत जाइए, किसी के दिल से हाय मत लीजिए, किसी की आह मत सुनिए। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने रिश्तों को अच्छा निभाइए, साफ सुथरा नहा धो के आप अपना दिनचर्या शुरू कीजिए। गंदे पैरों के साथ रात को बिल्कुल मत सोएं, अपने आप को ग्रूम करके रखें। एक्सपेंसिव लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदना शुक्र को मजबूत करना नहीं है साहब। अगर आप साफ सुथरे धो के कपड़े पहनते हैं, चाहे वो 200 रुपये का है, तो भी आपका शुक्र मजबूत हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको नाइक को या ज़ारा को ही प्रमोट करना है शुक्र को मजबूत करने के लिए। अच्छा, शुक्र के अलावा आपने बोला कि राहु, बृहस्पति, केतु,
शनि, ये सारे ही ग्रह हैं जो सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। डेफिनेटली तो इंसान को सबसे पहले जन्मपत्री में ये देखना चाहिए कि उसका कौन से ग्रह अच्छे हैं जो उसको शुभ फल दे सकते हैं। वो अगर करना ही है तो उनको खुश करके अपनी लग्जरी को या अपनी लाइफ को अच्छा बनाए, उनको खुश करके या उनके हिसाब से काम करके। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इस पे। 2016 के अंदर मेरे एक नोन पर्सन मेरे पास आए और वो डॉक्टरी के अंदर एडमिशन ले चुके थे 1 साल की, और मैंने उनको ये बात बोली कि आपने गलत जगह में एडमिशन ले ली है, आप डॉक्टर्स जरूर बन सकते हैं बट आपको रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहिए, आपको कोई दूसरी स्ट्रीम फॉलो करती। बोले अबे जी मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, अब तो मैं नहीं करने वाला हूँ ये। और उन्होंने वो कार्य को सिद्ध कर लिया। फिर कोविड आ गया। 2022 के अंदर उनका मुझे फ़ोन आता है कि मैं चाँप की फ्रेंचाइजी लेने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर ब्रांड की। मैं चाँप की और मोमोज की दुकानें खोलूँगा। अब साहब डॉक्टरी का क्या फ़ायदा जो आपने किया? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि आप अगर अपने दायित्व को समझ लें कि मैं उस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको वो वाली रेमेडीज करने की नीड नहीं है टू प्लीज द प्लैनेट। बी ऑन द राइट ट्रैक। जो ग्रह आपको पैसा देने आया है या जो ग्रह का दायित्व आपके लिए बहुत फ्रेंडली, आप उसको पकड़ के रख लीजिए। यही इंसान ने अगर अपने आप को ऑर्थोपेडिक्स बनाया होता तो आज वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे होते। दुख होता है कि इतनी पढ़ाई करके भी वेस्ट हुई। सर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू गो टू द एस्ट्रोलॉजर? मतलब कई बार ये होता है बंदा तब जाता है जब बिल्कुल ही परेशान हो, हताश हो गया है। तो सही टाइम एस्ट्रोलॉजर्स के पास आने का क्या होता है कि कब आए? जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आपको लगे कि मेरा समय बहुत बढ़िया चल रहा है, यू शुड गो एंड मीट एन एस्ट्रोलॉजर एंड टेक एन गाइडेंस। जब आपको लगे कि आपके समय में कुछ ऊपर नीचे, कुछ फ्लक्चुएशंस नहीं हो रही हैं, स्टैग्नेंट चल रहा है, गो एंड मीट एन एस्ट्रोलॉजर। और परेशानी में तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि वहाँ पर लोग मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर के पास जाना शुरू हो जाते हैं और कन्फ्यूजन में लैग करते हैं। देखिए साहब, जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और वो वूंड छोटा है तो इट कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन्स। अगर आप गए हो और वो वूंड नासूर बन चुका है तो उसके अंदर ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, बट अगर वो फैल चुका है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। हम हाथों में नग पहनते हैं और कई जगह रिकमेंडेशन भी करी जाती है। इसमें बड़ी अलग अलग तरह की बातें होती है, अलग अलग एस्ट्रोलॉजिस्ट अलग बातें करते हैं। कहते हैं यार हम नग वाली बात नहीं बताते, हम लोग पूजा बताते। एक कहते हैं यार हम लोग पूजा नहीं बताते, हम लोग कुछ और उपाय बताते। इसमें नग पहनना या ना पहनना ये नुकसान देता है, फ़ायदा देता है, या कितना ज़रूरी होता है ये? देखिए साहब, जैसे एक इलनेस को अलग अलग तरीकों से ठीक किया जाता है, तो यहाँ पर भी कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी रिटन डाउन ऑन अ पेपर। वो हर इंसान एक अलग है। तो उसकी परेशानी किस तरीके की है? 14 टाइप के पितृदोष बताए गए हैं और लोग सिर्फ एक सब्जेक्टिव दोष को ही जानते हैं इसके अंदर। तो क्या आपको पूजा करने की नीड है तो आपको वो पूजा करनी है टू प्लीज द डीटी। कई केसेस में वो करना भी अनिवार्य होता है आपके लिए। और स्टोन को जब रिकमेंड किया जाता है तो वो पहले तो जब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, साथ में मैं यहाँ पर जरूर दिखा रहा हूँ कि मैं कोई स्टोन नहीं पहनता। तो उसका वन ऑफ द रीज़न है कि जब आपको किसी स्टोन को रिकमेंड किया जाता है उसका मतलब होता है कि जो ऊर्जाएं उस पर्टिकुलर ग्रह की धरती पे पड़ रही हैं, उसका स्टोन पहनने से उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसकी एनर्जी को आपके अंदर बढ़ाना है, उसको बढ़ा दिया जाए। तो उसीलिए ही वो स्टोन को रिकमेंड किया जाता है, राइट। उस एनर्जी को अगर गलत तरीके से पढ़ लिया गया और थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस में बैठा ग्रह, उसकी अगर एनर्जी बढ़ा दी गई तो जीवन में मेहनत बहुत बढ़ जाएगी साहब। अब मान लीजिए एक प्रश्न मेरे पास एक मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम फास्ट क्यों रखते हैं, फास्टिंग से क्या होता है, और पर्टिकुलर डे का फास्ट ही क्यों बताया गया है? तो यहां पर जैसे आपने बोला हर ग्रह का एक दिन दिया गया, अपने अपने हमारी जो बॉडी होती है ना वो इक्लिप्स से ढकी होती है, इक्लिप्स ऑफ प्लैनेट्स। तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि जब आपको किसी शुभ कार्य को करना है तो सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। कर्ब योर हंगर, कर्ब योर डिजायर्स। तो आप अपनी जो ऊर्जाएं होती है, अंदर की डिसबैलेंस है, उसको बैलेंस कर सकते हैं। मान लीजिए आपका खाना खाने के बाद मीठा बहुत खाने का मन करता है, आपका शुक्र है कमजोर, राइट। यानी कि आपको एक साइड इफेक्ट क्या मिल सकता है ऐसे केस में? मे बी वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ वीनस इज यू माइट नॉट गेट अ गुड पार्टनर, आपको एक अच्छा पार्टनर ना मिले। आपने ये बोला जिसको ज्यादा मन करता है मीठा खाने का, खाना खाने का, उसका शुक्र कमजोर हो सकता है। कमजोर होगा ही। मैं किसी को जानता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो मीठा बहुत खाते हैं लेकिन वो हमेशा कहते हैं मेरा शुक्र बहुत मजबूत है, मेरे महादशा चल रही है शुक्र की। किसी ग्रह की महादशा चलने से वो मजबूत कैसे हो गया? और यहां पर हमारे दिमाग में मिथ्या क्या आती है, क्योंकि इतना फैला दिया कि शुक्र पैसा है। उसी दौरान अगर उन्होंने गाड़ी ले ली तो आप अभय जी को ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। अरे यार इन्होंने तो बोला था कि शुक्र वीक हो जाता है। शुक्र किडनी भी है साहब,
शुक्र इंसुलिन भी है साहब। आपको चीनी खाने से डायबिटीज नहीं होती है, इंसुलिन की कमी होने से डायबिटीज होती है। तो वीनस का एक इंपैक्ट को हम देख के उस पर जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही फास्टिंग का मतलब होता है कि आप उस पर्टिकुलर ग्रह को मजबूत कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जीवन में नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो आप संडे को उपवास रखें, संडे को फास्ट रखें, खासकर उस दिन वीट का कंज्यूम ना करें, आपका सूर्य हो जाएगा मजबूत। आपके इमोशनल डिसबैलेंस होते हैं, आप सोमवार की फास्टिंग कर लीजिए। तो ऐसे ही सोन हर दिन का एक ना एक फास्ट बताया गया है। 16 सोमवार भी एक फास्ट होता है जो लड़कियां करती हैं अपनी शादी के लिए, तो वो उसके लिए बताइए सर कुछ। उस पर भी अभी आ रहा हूं। तो जैसा आपने बोला ना, तो ऐसे ही हम एक पर्टिकुलर डे को चूज करते हैं उस प्लैनेट को प्लीज करने के लिए, उस दिन फास्ट करके। इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? साइंस से मतलब मेरा बायोलॉजी का नहीं है जो आप लैब में पढ़ते हो, हमारी वैदिक साइंस। उसका मतलब क्या? उसका मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि वो वाली ऊर्जा आपके शरीर में नेगेटिव दे रही है। जब नेगेटिव ऊर्जा आ रही है तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस को कैच कर रही है, इसलिए आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है। तो जब आप उसको बैलेंस करने के लिए उस दिन फास्ट रखते हैं, जिस दिन वो पर्टिकुलर प्लैनेट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, आपके शरीर के अंदर वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है। आपने उसको कर्ब कर लिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही आप उसका स्टोन पहनते हैं तो आप उसकी रेस को अपने ऊपर ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसके प्रभाव को प्रबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टोन्स पहनते हैं। बट स्टोन राइट पहनने बहुत ज़रूरी है। बड़े सारे लोग छठे भाव के ग्रह का स्टोन दे देते हैं क्योंकि उससे पैसा आता है। बिल्कुल आता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ। कौन सा होता है वो? जो भी आपके 6th हाउस में प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंगली वो आपको स्टोन रिकमेंड करते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट जानते हैं? आपकी हेल्थ चली जाती है। हेल्थ डेफिनेटली 6th हाउस, रोग, ऋण, शत्रु। तो रोग आ गया तो यहां पर आपको यह जरूर देखना है कि आप किसी एक चीज को एक्टिवेट करने के चक्कर में दूसरे को खराब तो नहीं कर रहे। ऐसे ही आपकी फास्टिंग वाली बात पे आता हूं कि फास्टिंग का अलग अलग महत्व है। तो अब जिस बंदों का कॉन्फिडेंस नहीं है, जो विटी नहीं है अपनी बात करने में, बहुत अच्छे नहीं है कम्युनिकेशन में, वेडनेसडे को फास्ट कीजिए और खासकर उस दिन 48 मिनट का मौन व्रत जरूर रखिए। जिन लोगों को अपने कर्मों का फल नहीं मिलता है या रूटीनलेस लाइफ है, करना तो चाहते हैं बट मेहनत करें कहां यही नहीं पता है, सुबह उठ के लक्ष्य नहीं है, सैटरडे को फास्टिंग कीजिए। तो ऐसे अलग अलग फास्ट बताए गए। तो यहां पर जो 16 सोमवार बताया गया उसमें ऐसा बताया गया कि ओम पार्वतये पतये नमः, यानी कि हे माँ गौरजा, हे माँ पार्वती, क्योंकि सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। जैसा आपका पति डेडिकेशन का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, वैसे ही आप मुझे भी प्रदान कीजिए। वो एक प्ली, एक अर्जी लगाई जाती है परमात्मा की तरफ। अच्छा सर, आज तो मतलब मेरे को लगता है व्रत करने से ही कई सारे तो उपाय आपने व्रत से ही सॉल्व कर दिए होंगे, और इसके अलावा तो हमने इतनी सारी बातें करी हैं, बहुत ज्ञान आज हमने लोगों को दिया है। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया, मुझे लगता है ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आएगा ये सुन के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, हमें इतना कुछ बताने के लिए। दोबारा ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। बिल्कुल साहब। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।